Hello, dear students and respected viewers. Myself Deepak Kumar Thakur, guest assistant professor, Kamla Rai College, गोपालगंज, एफिलेटेड विद जयप्रकाश यूनिवर्सिटी छपरा। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम लोग बीए पार्ट 1 हिस्ट्री सब्सिडी से संबंधित एक महत्वपूर्ण प्रकरण द इंडस वैली सिविलाइजेशन से संबंधित चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। इस चर्चा को हम लोगों ने पिछले कई लेक्चरों से इसका हम लोग अध्ययन कर रहे हैं और इसमें हम लोगों ने हड़प्पा सभ्यता से संबंधित विभिन्न पहलुओं को देखा और इस लेक्चर में हम लोग हड़प्पा कालीन नगर से संबंधित चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। इसके पहले भी हम लोगों ने हड़प्पा कालीन नगर से संबंधित चर्चा करते हुए हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, चनहुदड़ो, बनवाली, लोथल इत्यादि स्थलों के विषय में हम लोगों ने चर्चा कर लिया था। आज हम लोग एक महत्वपूर्ण नगर धौलावीरा से संबंधित चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और देखेंगे कि धौलावीरा से क्या क्या प्राप्त हुआ, इस सभ्यता की खोज किसने की थी। देखते हैं कि यह नगर जो धौलावीरा है यह गुजरात के कच्छ जिले के भचाऊ तालुके में खादिर नाम के एक द्वीप, जिसे स्थानीय भाषा में बैठ कहते हैं, के उत्तर पश्चिम कोने पर बसा हुआ था और यह एक छोटा सा गांव था। इसका क्षेत्रफल 100 हेक्टेयर था और 100 हेक्टेयर में बसे धौलावीरा के टीलों की खोज सन 1967-68 ईस्वी में जेपी जोशी ने की थी। 1990 ईस्वी में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के RS बिष्ट के निर्देशन में उत्खनन कार्य भी चला था। धौला का अर्थ होता है सफ़ेद और वीरा का अर्थ होता है कुआं। ये जो धौलावीरा है यह दो शब्दों से बना है, एक धौला और दूसरा वीरा। वीरा का अर्थ होता है कुआं और धौला का अर्थ होता है सफ़ेद, तो इसका पूरा अर्थ हुआ सफ़ेद कुआं। यहाँ के टीले पर एक ऐसा पुराना कुआं है जिसके कारण इसका नाम धौलावीरा पड़ गया। धौलावीरा नगर आयताकार था। यह जो धौलावीरा नगर है वह आयताकार था और इस नगर को हम देखते हैं कि यह नगर 3 भागों में, किला, मध्य नगर और निचले नगर में विभाजित था। अर्थात कि जो धौलावीरा है यह 3 भागों में बटा हुआ था, जिसमें किला, फिर मध्य नगर और फिर निचला नगर में बटा हुआ था। यह भारत में स्थित सिंधु सभ्यता का दूसरा सबसे बड़ा नगर है। यहाँ के भारत में स्थित बता रहा हूँ। इसके पहले हम लोगों ने देखा था कि सबसे बड़ा नगर था मोहनजोदड़ो, तो दूसरा था हड़प्पा, लेकिन भारत में स्थित सिंधु सभ्यता का दूसरा सबसे बड़ा नगर है। यहाँ के उत्खनन से हड़प्पा संस्कृति के 3 चरणों का पता चलता है। यहाँ से कुछ महत्वपूर्ण पुरावशेष मिले हैं, जिसमें घोड़े के अवशेष एवं पशु की छोटी कांस्य आकृति। यहाँ से एक ऐसा अभिलेख प्राप्त हुआ है जिसके 9 वर्ण हैं और प्रत्येक 37 सेमी लंबे और 27 सेमी चौड़े हैं और जो दूधिया सफ़ेद पदार्थ के कटे टुकड़ों से अभिलिखित हैं। हड़प्पा सभ्यता एकमात्र ऐसा स्थल है जहाँ से स्टेडियम या क्रीड़ागार मिला है। हड़प्पा सभ्यता से हमें स्टेडियम या क्रीड़ागार का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। इसके अलावा एक नेवले की पत्थर की मूर्ति भी पाई गई है, लेकिन यहाँ की सबसे आश्चर्यजनक वस्तु विशाल जलाशय है, जिसका आकार हम देखते हैं कि 84.4 मीटर इंटू 80.4 मीटर इंटू 12 मीटर था और गहराई 7.5 मीटर था। इसमें 2,50,000 घन मीटर पानी जमा करने की अद्भुत क्षमता थी और धौलावीरा के निवासी जल संरक्षण की तकनीक जानते थे। इस जो पानी संग्रहण करने की जो उन लोगों की क्षमता थी, इसके आधार पे हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि धौलावीरा के निवासी जल संरक्षण की तकनीकी जानते थे। उन्होंने बांध बनाए और जलाशयों में पानी संग्रहित किया।
धौलावीरा में एक बड़ा उत्कीर्ण लेख गिरा हुआ, जो संभवतः गिरा हुआ साइन बोर्ड था, कि उसका मुख्य प्रवेश द्वार के पास मिला है। धौलावीरा के मुख्य प्रवेश द्वार के पास एक गिरा हुआ साइन बोर्ड मिला है, और इस लेख के वर्ण किसी भी हड़प्पाई नगर से अब तक प्राप्त लिखावट के सबसे बड़े नमूने हैं। यह लिखावट एक काठ की तख्ती पर खुदाई करके उसमें सफ़ेद चूना भर के तैयार किया गया था। इसमें 10 संकेताक्षर हैं, जिनमें प्रत्येक की ऊंचाई 37 सेंटीमीटर और चौड़ाई 25 से 27 सेंटीमीटर थी। धौलावीरा के नगर के पश्चिम की ओर स्थित कब्रिस्तान के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, जिसमें हमें सावधान मिलता है, जो धौलावीरा की विशिष्ट अंत्येष्टि संस्कार को भी दिखाता है। यहाँ पालिशदार श्वेत पाषाण खंड भी बड़ी संख्या में प्राप्त हुए हैं। और इस प्रकार हम लोगों ने देखा कि धौलावीरा की कुछ विशेषताएं देखी कि यहाँ स्टेडियम पाया गया, जल संरक्षण के साक्ष्य पाए गए, बड़े बड़े जलाशय बांध बनाने के साक्ष्य पाए गए, श्राइन बोर्ड बना हुआ, जो आजकल जो होर्डिंग्स लगाया जाता है दुकानों के आगे, अगर साइन बोर्ड या बड़े बड़े होर्डिंग लगाने का जो प्रचलन है, उसका हम कहीं ना कहीं इतिहास इस सभ्यता में देख सकते हैं। और यह भारत का दूसरा सबसे बड़ा नगर था। इस प्रकार धौलावीरा से संबंधित चर्चा पूर्ण होती है, और इसी के साथ हम लोग जो प्रमुख महत्वपूर्ण नगर से संबंधित जो चर्चा कर रहे थे वो पूरा होता है, क्योंकि धौलावीरा, बनवाली, कालीबंगा, लोथल, चंदहुदड़ो, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा इत्यादि संबंधित सभी नगरों को हम लोगों ने देख लिया। इसके पहले हम लोग जिन नगरों को देखे थे उसमें हड़प्पा, दूसरा मोहनजोदड़ो, फिर चंदहुदड़ो, लोथल, कालीबंगा, बनवाली और फिर धौलावीरा। इस प्रकार महत्वपूर्ण नगरों की चर्चा हम लोगों ने कर ली। और जो कुछ महत्वपूर्ण नगर थे जो प्रायोगिक परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, और जो जिसको आप याद रखें तो प्रायोगिक परीक्षाओं में प्रतियोगी परीक्षाओं में हमारा मार्गदर्शन कर सकते हैं, या विश्वविद्यालय के ऑब्जेक्टिव अगर प्रश्न पूछे जाएं तो उसमें हमारे लिए सहायक हो सकते हैं। जैसे नौसारो, या पाकिस्तान के बलूचिस्तान क्षेत्र में स्थित एक स्थल था। यहाँ से स्त्रियों की मिट्टी की कुछ ऐसी मूर्तियाँ पाई गई हैं जिनके मांग में अब भी सिंदूर भरा हुआ है। आज भी सिंदूर को हिंदू स्त्रियों का सुहाग का प्रतीक माना जाता है, जिसका हम प्राचीन साक्ष्य हड़प्पा सभ्यता में देख सकते हैं। सुकांगेंडोर दक्षिणी बलूचिस्तान में दास नदी के तट पर स्थित इस नगर की खोज R.L. स्टाइन ने लगभग 1927 ईस्वी में किया था। यह एक बंदरगाह नगर था। सोतकाको, यह भी दक्षिणी बलूचिस्तान में सादिकौर नदी के तट पर स्थित था। डाबरकोट, यह बलूचिस्तान में स्थित इस स्थल की खोज R.L. स्टाइन ने 1988 में किया था। फिर बालाकोट, बलूचिस्तान के दक्षिण में स्थित इसका उत्खनन कार्य डेल्स ने 1963 से 76 ईस्वी के दौरान किया था, और यहाँ से सीप उद्योग का हमें साक्ष्य प्राप्त होता है, और यह भी बंदरगाह नगर था। कोटदीजी, सिंधु के बाएं तट पर स्थित इस स्थल की खोज धुर्वे ने 1935 ईस्वी में किया था, और यह प्राक हड़प्पा कालीन साक्ष्य में प्रस्तुत करता है। फिर आमरी, यह सिंधु नदी के दाएं तट पर स्थित था, और इस स्थल की खोज 1929 ईस्वी में एनजी मजूमदार ने की थी, और यह ऐसा पहला स्थल था जहां से सबसे पहले प्राक हड़प्पा कालीन अवशेष मिले हैं, और यहाँ से बारासिंगा के भी प्रमाण हमें प्राप्त हुए हैं। रोपड़, भारत के पंजाब प्रांत में सतलज नदी के बाएं तट पर स्थित था। इसकी खोज जगदत्त शर्मा ने की थी, और यहाँ से एक कब्रिस्तान से मनुष्य के साथ पालतू कुत्तों को दफनाए जाने का साक्ष्य मिलता है, और इसका आधुनिक नाम रूपनगर है। बाड़ा, रोपड़ जिले में स्थित इस स्थल की खोज जगदत्त शर्मा द्वारा ही की गई थी। संघोल, यह लुधियाना जिले में स्थित एक स्थल था। फिर मीताथल, हरियाणा के भिवानी जिले में स्थित इस स्थल की खोज सूरजभान ने 1968 ईस्वी में किया था। राखीगढ़ी, हरियाणा के जींद जिले में घग्गर नदी के तट पर स्थित यह स्थल था, इसकी खोज सूरजभान ने की थी। कुणाल, हिसार जिले के सरस्वती नदी किनारे से इसका खोज किया गया था। रंगपुर, यह भादर नदी, अहमदाबाद जिले के भादर नदी तट पर स्थित था। R.S. बिष्ट ने इसकी खोज की थी। सुरकोटडा,
गुजरात के कच्छ जिले में स्थित इस स्थल की खोज जेपी जोशी ने 1964 ईस्वी में किया था और यह दुर्ग और नगर क्षेत्र एक ही रक्षा प्राचीर से घिरे हुए थे। यहाँ से घोड़े के अस्थि पंजर प्राप्त होने के साक्ष्य की बात कही जाती है। मालवा सूरत जिले में ताप्ती नदी के मुहाने पर यह स्थल था। भगतरा यह गुजरात की मुख्य भूमि पर दक्षिणतम स्थल था जो किम सागर पर स्थित था। रोजदी या गुजरात के सौराष्ट्र जिले में स्थित था। उसी तरह आलमगीरपुर जो मेरठ के हिंडन नदी के तट पर स्थित था, जिसकी खोज 1958 ईस्वी में भारत समाज सेवक द्वारा की गई और यह उत्खनन कार्य जगदत्त शर्मा ने करवाया था। फिर मांडा जो चिनाब नदी के किनारे था। फिर भगवानपुर जो हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले में सरस्वती नदी के तट पर स्थित था। कुंतासी जो गुजरात के राजकोट जिले में स्थित था। अलादीनो जो सिंधु तथा अरब सागर के संगम के करीब 16 किलोमीटर उत्तर पूर्व तथा कराची से 40 किलोमीटर पूर्व में स्थित एक बंदरगाह नगर था। इस प्रकार बहुत सारे नगरों की हम बात कर सकते हैं जिनका खोज हो चुका था। और यह बताने का तात्पर्य यही है कि यह एक विकसित सभ्यता थी जिसका हमें अपने दिमाग में इसकी अवधारणा बैठा लेनी चाहिए। और यह विकसित सभ्यता एक क्रमिक विकास का परिणाम थी। और इसके बाद हम लोग इस लेक्चर के बाद हम लोग सिंधु सरस्वती संस्कृति की जो विशेषताएं हैं, राजनीतिक संगठन है, धार्मिक जीवन है या आर्थिक जीवन है, स्त्रियों की दशा है, पशुपालन या शिल्प एवं उद्योग, युद्ध संबंधी उपकरण या व्यापार और वाणिज्य संबंधी इनकी व्यवस्था या संधव कला जिसमें प्रस्तर मूर्तियाँ, धातु मूर्तियाँ, मृण मूर्तियाँ, ताम्र पट्टिकाएँ, मुहरे, मृदभांड, मनके इत्यादि से संबंधित जो चर्चा है उसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। और इसी के साथ चर्चा को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।